हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे बॉस वो है आपका प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। अपने पास्ट जो हमें पीसेस में मिला है, स्पेशली हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो नॉलेज हमें मिली है वो टुकड़ों में मिली है। वी डू नॉट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आपको ऐसा नहीं कोई किताब मिल गई और किताब में आप सिस्टमेटिकली और ईयर बाय ईयर आप उसकी स्टडी कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से सील्स मिली हैं, कहीं से पॉटरी मिली है, कहीं पे बरियल ग्राउंड्स मिले हैं, कहीं पर टाउन्स मिले हैं, कहीं पे कुछ मिला है। तो यार अलग अलग चीज़ें हैं, पीसेस में है। पास्ट की जानकारी हमारे पास किसमें? पीसेस में। अब इसको एक करना भाई साहब, एक करने में हमें समस्या आ रही है। क्या आ रही है? समस्या। तो क्या समस्या आ रही है वो चीज़ हम आने वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये वाला जो टॉपिक है बॉस आपका क्लास 12 की हिस्ट्री बुक 1 आपकी है ना, और बुक 1 में आपका चैप्टर 1 है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, और ये लास्ट टॉपिक है बॉस। इसके बाद ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लगभग क्या, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको एक बार दोबारा से सारे वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं। पहले हेडिंग को एक बार दोबारा से क्लियर करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। पास्ट के बारे में जो हमें जानकारी मिली है उसको एक करने में हमें दिक्कत आ रही है। क्या करने में दिक्कत आ रही है? एक करने में हमको दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो हमें यहाँ पे एक सिबलिंग मिली है, मैं फोटो दिखाऊंगा अभी हमें क्या मिली है? सिबलिंग्स मिली हैं, ऐसी छोटी छोटी सी गोटीज मिली हैं। तो या गोटी सेट कह सकते हैं। अब यार हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि ये जो सिबलिंग है, कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई ये तो सिबलिंग होंगी, लिंग बोला है इनको। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं भाई साहब इसको तो चेस खेलने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। भाई क्या खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? चेस खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हमें जो मटेरियल मिला है ना, वो मटेरियल के मीनिंग निकालने में हमें दिक्कत आ रही है। कुछ लोग उसका अलग मीनिंग बता रहे हैं, कुछ लोग उसका अलग मीनिंग बता रहे हैं। तो डिफरेंट मीनिंग्स आ रहे हैं। तो सिंपल है यार, आज से लगभग 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, है ना। अपनी हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपने पढ़ा है 2600 BC से लेके 1900 BC के बीच की बात है। अगर हम इसको आज से कंपेयर करें तो भाई 2000 सीधा सीधा जोड़ दो तो लगभग 4600 ईयर्स एगो। अब यार कोई हमारे पास रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं, सीधा सीधा उसको पढ़ लो। आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमारे पास ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। कैसे एविडेंसेस हैं? आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? जो एक्सकेवेशन करके हमें पता चले, खुदाई करके जो हमें पता चला है, वो एविडेंस अवेलेबल है। अब जो एविडेंस है, अब उसका क्लियर मीनिंग हमें पता नहीं है। कोई भी चीज अगर हमें मिली है तो उसका क्लियर कट हमें पता नहीं है यार इसका क्या मतलब होगा, क्या यूज होगा। तो हम सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर, जो पीस में इंफॉर्मेशन मिली है ना, उसको जो पास्ट की जो इंफॉर्मेशन टुकड़ों में मिली है उसको एक करने में हमारे सामने समस्या आ रही है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ टॉपिक। आई होप पहले टॉपिक समझना जरूरी है, बाकी पूरा पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से आ जाएगा, चिंता ना करें, है ना। तो शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर दी पास्ट को एक करने में क्या दिक्कत आ रही है मन्ने भाई? ठीक है, देखो, इट इज नॉट द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन, रादर इट इज द मटेरियल एविडेंस दैट अलाउज आर्कियोलॉजिस्ट टू बेटर रिकंस्ट्रक्ट हड़प्पन लाइफ। देखो बॉस, हमारी ये है हड़प्पन स्क्रिप्ट। आपको पता है हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो कैसी आपकी पिक्टोग्राफिक है। मतलब अपनी स्क्रिप्ट हमने पास्ट वाले वीडियो जो में देखा था, हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है अल्फाबेटिकल नहीं है। कैसी नहीं है? अल्फाबेटिकल नहीं है, पिक्चर्स की फॉर्म में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, जिसको आज तक डेसिपर नहीं किया गया है। डेसिपर का मतलब पढ़ लेना, तो डेसिपर्ड नहीं है, तो हमें पिक्चर्स के फॉर्म में दिख रही है। अब यार समझ में नहीं आई है आज तक, जब हमें ये स्क्रिप्ट समझ में नहीं आई है तो बताओ हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हड़प्पन स्क्रिप्ट से कोई जानकारी हमें हासिल हुई? आप कहोगे बिल्कुल हासिल नहीं हुई। तो यार हम इतनी सारी हिस्ट्री हमें कहाँ से पता हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में? ये हिस्ट्री हमें पता चला बॉस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। किससे पता चला? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से पता चला। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? जो खुदाई के दौरान मिलते हैं उनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और उसमें हमें मिला है बहुत सारा मटेरियल एविडेंस मिले। क्या मिले? कहीं पे जैसे मूर्ति मिली है, कहीं पे पॉटरी मिली है, कहीं पे सील्स मिली हैं, इनसे हमें जानकारी मिली। और कहीं पर आपको पूरे के पूरे शहर देखने को मिलेंगे जैसे हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो कुल मिला के बॉस क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अगर हमें हड़प्पन लाइफ के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो हड़प्पन लाइफ के बारे में जानकारी हड़प्पन स्क्रिप्ट से हमें नहीं मिली है, रादर हमें किससे मिली है? जो एविडेंसेस मिले बॉस, एविडेंसेस मिले उससे हमें जानकारी मिली है। और एविडेंसेस कैसे मिले? मटेरियल एविडेंसेस मिले, इनसे हमें जानकारी मिली है हड़प्पन लाइफ के बारे में। तो पहली चीज क्या क्या मटेरियल मिला है? पॉटरी हो गई, टूल्स हो गए, ऑर्नामेंट हो गए, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट हो गए, इनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की जानकारी मिली है बॉस।
है ना। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज क्लॉथ, लेदर, वुड, सीड्स जनरली डिकम्पोज स्पेशली इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं आपको पता ही है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच, ये तो होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 0 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, इसके बीच का जो एरिया होता है इसको हम ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। ट्रॉपिक रीजन में आपको पता है गर्मी बहुत पड़ती है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यार कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कपड़ा हो गया, लेदर हो गया, वुड हो गया, सीड्स हो गए, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो क्या बचता है? तो क्या बचता है भाई? स्टोन बचते हैं, बर्न्ट क्ले बचती है, मेटल बचता है, और इन्हीं बची हुई चीज़ों से हमारे यार आर्कियोलॉजिस्ट ने पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की आपके सामने हिस्ट्री पेश कर दी। तो सोचो यार आर्कियोलॉजिस्ट हमारे कितने कितने खतरनाक इंसान होते हैं बॉस, है ना। सिर्फ मटेरियल के आधार पर जो आपको सामान मिला है ना, उसी सामान को स्टडी कर करके आपको किसके बारे में जानकारी दे दी? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी दे दी। है बड़ी बात बॉस, बहुत बड़ी बात है। बस ओनली ब्रोकन और यूजलेस ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थ्रोन अवे। आप सोचो यार हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम बात करें तो उस समय पर कैसे ऑब्जेक्ट्स को फेंकते होंगे? जो यूजलेस होंगे या टूटे फूटे ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको फेंकते होंगे। उनकी स्टडी करके भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कर दिया? हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर दी। ठीक है बॉस। अब हम इसमें इसी में टॉपिक देखेंगे क्लासिफाइंग द फाइंड्स। फाइंड्स का मतलब क्या होता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो आपको चीजें मिली है, जो खोज आपको मिली है, जो भी खोज मतलब जैसे मान लो आपको पॉटरी मिल गई, जैसे आपको ऑर्नामेंट्स मिल गए, जैसे आपको सील्स मिल गई, जैसे आपको टूल्स मिल गए, इनको हम क्या बोलेंगे? फाइंड्स। तो इनको कैसे क्लासीफाई करोगे यार? तो यहां पे कह रहे हैं कि फाइंड्स को क्लासीफाई करने के 2 तरीके हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको मिला है उसको क्लासीफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो भैया वो मटेरियल किसका बना हुआ है, और दूसरा उसका फंक्शन क्या है। तो फाइंड्स को आप 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हो, किस चीज का बना हुआ है और उसका क्या फंक्शन है। तो ये करें, वन सिंपल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ मटेरियल। पहला क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या है फाइंड्स को? फाइंड्स का मतलब जो खोज मिली हमें, जो भी सामान खुदाई के दौरान मिला है, उसको क्लासीफाई करने का पहला तरीका है कि यार मटेरियल किसका है, वो स्टोन का है या क्ले का है या मेटल का है या बोन का है, आइवरी का है ना, किस चीज का है। दूसरा उसको क्लासिफाई करने का तरीका फंक्शन का मतलब किस चीज के लिए उसको यूज किया जाता होगा। एक तो उसका पदार्थ क्या है, मटेरियल क्या है, दूसरा उसका कार्य क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू डिसाइड वेदर एन आर्टिफैक्ट मतलब कोई सामान इज ए टूल और ऑर्नामेंट और बोथ और समथिंग मेंट फॉर रिचुअल। अब आर्कियोलॉजिस्ट को पता लगाना पड़ेगा कि यार हमें कोई जो सामान मिला है वो सामान क्या टूल है या क्या ऑर्नामेंट है या दोनों है या किसी रिचुअल के लिए उसको यूज कर रहे हैं। देख रहे हो भाई साहब, ये डिसाइड कौन करेगा? आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या डिसाइड करना पड़ता है? इसका फंक्शन क्या है, किस लिए यूज हो रहा है, वो टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है या गहने की तरह इस्तेमाल हो रहा है या किसी स्पेशल रिचुअल में इस्तेमाल हो रहा है। रिचुअल मतलब जो कोई भी मतलब उनके पूजा पाठ करते होंगे ना, कोई कर्मकांड जो होते हैं उसमें यूज हो रहा है, या फिर उसका मटेरियल क्या है। ये सब कुछ कौन डिसाइड करते हैं? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन द कंटेक्स्ट इन इट वाज फाउंड। अब यार देखो कितनी बड़ी बात है, कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट फंक्शंस के बारे में कैसा पता लगाते होंगे। फंक्शंस मतलब कि कोई सामान जो हमें मिला है, कोई फाइंडिंग जो हमें मिली है, कोई जो औजार हमें मिला है या कोई भी सामान जो हमें मिला है उसका क्या काम होगा, और ये काम का कैसे पता लगाते हैं कि वो किस जगह पर मिला है। सबसे बड़ी चीज कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? इन द कंटेक्स्ट इन विच इट वाज फाउंड। कहां मिला है? क्या वो ऑब्जेक्ट घर में मिला है, क्या ऑब्जेक्ट ड्रेन में मिला है, क्या ऑब्जेक्ट ग्रेव में मिला है, ग्रेव मतलब कब्र, क्या ऑब्जेक्ट क्लेन में मिला है मतलब जो बट्टी जो होती थी। ऑब्जेक्ट कहां मिला है उसको देखकर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं कि भाई साहब इसका फंक्शन क्या होगा। सिंपल सी बात है यार, मान लो कोई चाकू है, चाकू यार घर में मिला है तो सिंपल सी बात है काटने का काम करेगा। चाकू मान लो तलवार के साथ मिला है तो मतलब सीधी सीधी बात है औजार की तरह इस्तेमाल होगा, है ना, और युद्ध में यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोई सामान कहां रखा हुआ है उससे पता चलेगा उसका फंक्शन किस जगह पर मिला है। समटाइम्स आर्कियोलॉजिस्ट हैव टू टेक रिकोर्स टू इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अब कई बार तो ऐसा होता था आर्कियोलॉजिस्ट को समझ भी नहीं आता यार क्या मतलब है इसका, तो कई बार वो इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल करते थे। कैसे इस्तेमाल करते थे? इनडायरेक्ट तरीकों का। कैसे इनडायरेक्ट तरीकों का इस्तेमाल करते थे? जैसे मान लो उन्होंने कोई मूर्ति देखी, उस मूर्ति में कपड़े पहना रखे हैं। क्या पहना रखे हैं भाई? कपड़े पहना रखे हैं। भैया लोग कपड़े पहना दिए मूर्ति में, है ना, और इनको मान लो कोई क्लॉथ मिल गया। क्या मिल गया? क्लॉथ। तो अब ये मूर्ति से अंदाज लगाएंगे यार मूर्ति में जब कपड़े पहन रखे हैं, जैसे आपने प्रीस्ट किंग देखा होगा, प्रीस्ट किंग ने सॉल सी ओढ़ रखी है,
तो इसका मतलब अगर यहाँ पे कॉटन मिलाए तो कॉटन का यूज क्या होता होगा, सीधी सीधी बात है, कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल होता होगा। तो कई बार जब इनको डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलते थे तो ये इनडायरेक्ट एविडेंसेस का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे एग्जांपल दे रखा है, दो देयर आर ट्रेसेस ऑफ कॉटन, हालांकि यहाँ पे कॉटन के साक्ष्य मिले एट सम हड़प्पन साइट्स बट देयर इज डिपेंडेंस ऑन इनडायरेक्ट एविडेंस। ये किस पे डिपेंड है, इनडायरेक्ट एविडेंस पे डिपेंड है। जैसे डिपिक्शन ऑफ स्कल्पचर टू फाइंड आउट क्लोथिंग, डिपिक्शन जो मतलब मूर्ति हैं उन पे जो दिखा रखा है कि हाँ भाई मूर्तियों में कपड़े पहना रखें, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये कॉटन किसके लिए इस्तेमाल होता होगा, कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। तो पहली समस्या तो हमारी ये हो गई आपकी कि आपके जो सामान मिला है, आपकी जो खोज मिली है खुदाई के दौरान, उसको कैसे क्लासीफाई करोगे। तो दो तरीके हमने देखे, एक तो उसका मटेरियल क्या है, दूसरा उसका फंक्शन क्या है। फंक्शन के बारे में मैंने बता दिया, फंक्शन टूल की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है कोई सामान, ऑर्नामेंट की तरह भी, या दोनों, या रिचुअल के लिए इस्तेमाल हो सकता है। फिर हमने देखा कि कोई भी सामान जो मिला है उसका फंक्शन पता लगाने के लिए कई बार हम ये देखते थे कि वो मिला किस जगह पर है ना, तो उसी आधार पर उसका फंक्शन डिसाइड किया जाता था। दूसरी प्रॉब्लम क्या है आर्कियोलॉजिस्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको देखने को मिलेगा रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। किसके बारे में जानकारी मिलेगी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन्स, हड़प्पन लोगों की रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थी वो यहां से पता चलेगी। इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है, मतलब उनको कोई सामान तो मिल गया, अब यार कुछ लोग उसका मतलब, अब सिंपल से एक कोई सामान मिला और दो लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं, दो, ये अपना दिमाग लगा रहे हैं कि यार इसका ये मतलब होगा, और ये भाई साहब अपना दिमाग लगा रहे हैं, नहीं भाई साहब इसका ये मतलब होगा। तो इंटरप्रिटेशन मतलब कोई सामान मिल गया तो ये कह रहे हैं भैया ये ए हो सकता है सामान, ये कह रहे हैं भैया नहीं ये बी हो सकता है, ये कह रहे हैं मान लो, मतलब सिंपल समझ रहे हो ना, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये अब यार क्लियर नहीं है यार, 6000 साल 5-6000 साल पुरानी चीज़ है, किसको क्या कंफर्म पता। तो ये भी अंदाज लगा रहे हैं और ये भी अंदाज लगा रहे हैं, तो वही देखना है क्या क्या चीज़ों में क्या क्या अंदाज लगा रहे हैं ये। रिकंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है बॉस, लिख लेना, पता लगाना। क्या लगाना, पता लगाना। रिलीजियस प्रैक्टिसेस वाज आल्सो ए प्रॉब्लमेटिक इश्यू फॉर आर्कियोलॉजिस्ट। रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पता लगाना भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत गहरी समस्या थी। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर आर्कियोलॉजी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में क्वेश्चन आए तो यहीं से आंसर लिखना है, ठीक है। अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट थॉट दैट सर्टेन ऑब्जेक्ट्स विच सीम्ड अनयूजुअल और अनफेमिलियर हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। तो शुरू में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या लगता था, अगर इनको कोई सामान मिला है और वो अनयूजुअल है, मतलब हर जगह यूज नहीं होता होगा, अनफेमिलियर है, हर कोई इनके बारे में नहीं जानता है, तो यार जो चीज़ मतलब इनको डिफरेंट लगे, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, ये कहते थे कि भैया इसका तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस होगा। मान लो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या बोलते थे, हाँ इसका शायद कोई रिलीजियस धार्मिक मतलब इसका यूज होगा। अब इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टेरिकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन हैवली ज्वेल्ड। देखो ये टेरिकोटा का एक मूर्ति है, टेरिकोटा की, किसकी, एक महिला की है, जो हैवली ज्वेल्ड है। आप देखो गले में पहन रखी है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने पहन रखी हैं, बहुत सारे ऑर्नामेंट पहन रखे हैं, और ऊपर सिर पर हेड्रेस है, ऊपर क्या है, हेड्रेस है। तो लोग कह रहे हैं भाई साहब ये मदर गॉडेस होंगी। कौन होंगी भाई साहब, इनको इन्होंने क्या बोल दिया कि ये मदर गॉडेस हैं। क्या है, मदर गॉडेस। आपने मूवी भी देखी होगी, मोहनजोदारो मूवी देखना, वहां पर एक देवी दिखाते हैं, सिंधु देवी दिखाते हैं, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि इसको क्या बोला, मदर गॉडेस बोला। एक मूर्ति मिली है टेरिकोटा की और ये हैवली ज्वेल्ड है, मतलब बहुत सारे इन्होंने ज्वेलरी पहन रखी है, सिर पर एक हेड ड्रेस लगा रखी है, और इसको मदर गॉडेस का दर्जा दिया है। एक स्टोन का स्टैचू मिला है ये वाला, जिसको प्रीस्ट किंग का दर्जा दिया है। किसका दर्जा दिया है, प्रीस्ट किंग का दर्जा दिया है। देखो ये मैं कपड़े की बात कर रहा था, ये देखो कैसी एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बना रखी है यहाँ पर, है ना। तो स्टोन स्टैचुअरी आर्ट ऑफ मेकिंग स्टैचू, स्टैचुअरी का मतलब आर्ट ऑफ मेकिंग स्टैचू बनाने की कला ऑफ मैन इन स्टैंडर्डाइज पोस्चर सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी, मतलब ऐसे बैठे हैं कि एक हाथ इनका कहाँ पे रखा हुआ, घुटनों पे। तो कह रहे हैं यार ये प्रीस्ट किंग होंगे, तो ये भी शायद कोई एक रिलीजियस, इसको भी रिलीजियस मान रहे लोग बात। एक ग्रेट बात मिला है, फायर अल्टार्स मिले। ग्रेट बात मैंने बता दिया था, जो स्पेशल उसका सिग्निफिकेंस हुआ करता था, नॉर्थ साउथ में सीढ़ियाँ हुआ करती थी। फायर अल्टार्स मतलब हवन कुंड मिले कालीबंगा में और लोथल में। कह रहे यार इनका भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होगा। और कई सारी जो सील्स हैं, कई सारी सील्स पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, प्लांट मोटिव्स देखने को मिलेंगे। सील्स पर आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधों के सिंबल देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये लोग नेचर वर्शिप करते होंगे यार। सील्स पर अगर आपको प्लांट छाप रखें, इसका मतलब हमारे पुराने लोग किसकी पूजा करते होंगे, शायद नेचर की पूजा करते होंगे। एक वन हॉर्न, ये वन हॉर्न वाला मैंने कई बार आपको दिखाया था,
वन हॉर्न वाला कहाँ है, अब पहले दिखा देता है। एक वन हॉर्न वाला एनिमल मिला है जिसको यूनिकॉर्न बोला जा रहा है, कह रहे हैं ये भी माइथोलॉजिकल होगा, मतलब कोई पौराणिक होगा, है ना। एक फिगर मिला है जहाँ पे ये देखो, ये एक योगी जी हैं, एक योजिक पोस्चर बैठे हुए हैं, आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। तो ए फिगर सोन सीटेड क्रॉस लेग्ड योजिक पोस्चर सराउंडेड बाई एनिमल्स रिगार्डेड एज प्रोटोसेवा। तो इनको क्या नाम दिया गया है, प्रोटोसेवा नाम दिया गया है। प्रोटो मतलब पुराने वाले सेवा, पहले वाले सेवा। तो इनके ये देखो तो इनके आसपास जानवर ही जानवर दिखा रखे हैं। तो एक 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 यहाँ पे व्यक्ति दिखा रखे हैं जिन्होंने आलती पालती मार के बैठे हुए हैं। तो इनको कह रहे हैं कि शायद यार ये जो योगी हैं भाई साहब ये प्रोटोसेवा हैं। अर्ली फॉर्म ऑफ मेजर डीटीज ऑफ हिंदुइज्म, मतलब हिंदुओं में जो शुरू में जो भगवान हुए थे उनका एक रूप है। प्रोटोसेवा बोला गया, मतलब शिव के ही रूप हैं, शिव के सबसे पुराने वाले रूप हैं। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स जिनको लिंग बोला गया। कुछ लोग कह रहे हैं यार लिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं ना सॉरी है ना, कुछ लोग कह रहे हैं ये लिंग है और कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई साहब ये तो मतलब चेस वेस खेलने के काम आते होंगे, चेस में भी तो ये होती हैं गोटी बोटी। अर्लीस्ट ऋग्वेद टेक्स्ट, आपको पता ऋग्वेद कब लिखा गया था, ऋग्वेद के बारे में आपको पता होगा 1500 BC से लेकर 1000 BC के बीच में लिखा हुआ था। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है, बाकी 3 बाद में आए थे। तो कह रहे अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जिसको ऋग्वेद कहा जा रहा है, ऋग्वेद में भगवान के बारे में बताया गया, उनका नाम है रुद्र। तो शायद इन्हीं रुद्र को बाद में लॉर्ड शिवा बोला जाने लगा होगा पुराणिक लिटरेचर में। तो भाई साहब ये जो मिले हैं ना योगी जी, ये रुद्र का ही रूप है। किसका रूप है, रुद्र का रूप है। तो मतलब श्योर नहीं है, मतलब ऐसे दिक्कतें आ रही हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर बॉस कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, खूब डिटेल में डिस्कशन किया है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर अब हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2। और अब की बार मैं कोशिश करूंगा जब जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा अब सिर्फ उसी की वीडियो आएंगी, बाकी वीडियो नहीं आएंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।